नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि हमको हमारे बच्चे का टेस्ट कौन सा कराना है, कब कराना है। यहाँ हम बात कर रहे हैं वर्चुअल ऑटिज्म के बच्चों की। देखिए, सबसे पहले जब आपको समझ आता है सबसे पहली बार कि आपके बच्चे का डेवलपमेंट, लैंग्वेज या बिहेवियर उसके हम उम्र बच्चों से अलग है, तो अब आपको रेड फ्लैग्स दिखना शुरू हो चुके हैं। ठीक है, आपको एक टेस्ट किसी भी न्यूरो पीडियाट्रिशियन से, डेवलपमेंटल थेरेपिस्ट से, डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन से, आपके नियर बाय फिजियोथेरेपिस्ट से, पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट से, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से जाकर आप एक असेसमेंट कराइए। टेंटेटिवली असेसमेंट में माइल्ड टू मॉडरेट ऑटिज्म आने की संभावना होगी। आपके बच्चे का लैंग्वेज डिले आएगा, हमको ये समझ आ जाएगा कि बच्चे में फ़र्क है। ठीक है, बच्चे में डिफरेंस है, बच्चा अपने हम उम्र बच्चों से पीछे चल रहा है। आपने एक बेसिक टेस्ट करा लिया, अब समय है आगे बढ़ने का, बच्चे की कंप्लेंट लिस्ट बनाने का, उसकी ज़रूरतें बनाने का उसकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस परखने का कि आपका बच्चा क्या चीज़ कर पाता है, क्या चीज़ समझ पाता है और किस चीज़ से वो ज़्यादा परेशान होता है। फॉर एग्जांपल, बच्चा हैंड फ्लैपिंग बहुत करता है या उसमें सेंसरी इशूज़ बहुत ज़्यादा है, आंखों को कॉर्नर में ज़्यादा लेके जाता है, तो वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको ज़्यादा परेशान करती है कि पर्टिकुलर एक ये चीज़ है जो आपके बच्चे को नॉर्मल बच्चों से अलग रखती है। आप इस चीज़ को लिस्ट कीजिए। दूसरी चीज़, ऐसी कौन सी बात है जिससे आपका बच्चा थोड़ी देर के लिए ही सही शांत होता है या आपकी बात के ऊपर फोकस करता है, अटेंशन देता है, इस चीज़ को लिस्ट कीजिए। आपने फर्स्ट टेस्ट कराया, फर्स्ट टेस्ट कराने के बाद अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस पकड़ा, उसके बाद अब आप शुरू कीजिए थेरेपीज़। अगर आपका बच्चा 3 साल से ऊपर है तो 1-on-1 थेरेपीज़ के साथ साथ घर के प्लान शुरू कीजिए। स्पेशली 3.5 साल से ऊपर है और तब आपको समझ आए कि बच्चा डिले है, तो डेफिनेटली आपको 1-on-1 थेरेपीज़ के साथ होम प्लान लेने हैं। 3 साल से छोटे बच्चों को हम होम प्लान पे कवर कर सकते हैं अगर सीवियर नहीं है, बहुत ज़्यादा स्टिमिंग्स नहीं है। और 2.5 से 3.5 साल के बच्चों को होम प्लान्स अगर हल्के फुल्के सिम्टम्स हैं और ज़्यादा हैं तो 1-on-1 थेरेपीज़, इसके बेसिस पर आप थेरेपी शुरू कीजिए। अब आपको सबसे बड़ा ध्यान इस बात का रखना है कि आपको अपने बच्चे का अगला कोई भी टेस्ट कम से कम अगले 3 महीने नहीं कराना है। कारण, आपका बच्चा अगर स्क्रीन के कारण ऑटिज्म में गया है, अगर वो माइल्ड ऑटिज्म बिकॉज ऑफ स्क्रीन है, स्क्रीन एक्सपोजर ज़्यादा है, वर्चुअल ऑटिज्म के सारे सिम्टम्स में फिट हो रहा है, तो अब आपको अपने बच्चे को कम से कम 3 महीने की रिकवरी का समय देना होगा। अगर आप इस बीच में और ज़्यादा टेस्ट कराते हैं, साइकोमेट्रिक एनालिसिस, एमसेट स्कोर्स, ISS से, और बहुत सारे टेस्ट हैं, हंड्रेड्स ऑफ टेस्ट हैं, आप जितने लोगों से मिलेंगे उतने ज़्यादा आपके बच्चे के ऊपर प्रॉब्लम्स आएंगी, उतने ज़्यादा टेस्ट में बच्चा सेम स्कोर करेगा। क्योंकि फर्स्ट टेस्ट से लेकर सेकेंड टेस्ट के बीच में आपने क्या सिखाया, क्या आपने अपने बच्चे की थेरेपीज़ कराई, क्या आपने अपने बच्चे को ज़रूरत के हिसाब से सप्लीमेंट्स दिए, डाइट चेंजेस किए, क्या उसका रूटीन चेंज किया, क्या आपने उसके होम प्लान शुरू किए, क्या आपके थेरेपिस्ट ने उसके ऊपर मेहनत की। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो 100 टेस्ट कराने के बाद भी आपके बच्चे का डायग्नोसिस नहीं बदलेगा, वो माइल्ड टू मॉडरेट ऑटिज्म, लैंग्वेज डिले में ही रहने वाला है। बेहतर ये होगा, 100 जगह भटकने से बेहतर आपने एक टेस्ट कराया, उसके बाद आप घर पे ट्रीटमेंट शुरू करो, थेरेपी शुरू करो, डाइट चेंजेस शुरू करो, जो भी ज़रूरतें हैं वो करो। अब 3 महीने बच्चे के साथ लग के मेहनत करो। 3 महीने के बाद अब अगला टेस्ट कराओ, देखो कि इस कोर्स में क्या चेंज आया है। सपोज आपका पहले एमसेट स्कोर 13 आया है, आपने नेक्स्ट स्कोर कराया से 10-11 आ गया, मतलब आपके बच्चे ने इम्प्रूव किया है। अब फिर अगले 3 महीने मेहनत करो, फिर टेस्ट कराओ। तब तक बार बार 100 जगह भटकने से बेहतर है अपने बच्चे के साथ मेहनत करो। आप पेरेंट्स कई बार परेशान होते हैं, मुझे रोज़ सुबह शाम मैसेजेस करते हैं, मैम ये टेस्ट करा ले, वो टेस्ट करा ले, इसको दिखा ले, उसको दिखा ले। आप दिल्ली के हैं, आप हैदराबाद जाते हैं, आप बेंगलोर के हैं, आप मुंबई आते हैं, आप 100 थेरेपिस्ट से मिलते हैं। किसी थेरेपिस्ट के पास जादू नहीं है, जादू आपके पास है, आपको ही काम करना पड़ेगा। आपको ही अपने बच्चे की ज़रूरतों के हिसाब से ट्रीटमेंट्स प्लान करने पड़ेंगे। और बच्चा इंप्रूव कर रहा है कि नहीं, ये आपकी थेरेपी शुरू होने के विदिन अ वीक समझ आ जाता है। आपके बच्चे में स्टेबिलिटी आने लगती है, अटेंशन आने लगता है, आपको एक हफ्ते के अंदर समझ आ जाता है कि मेरे बच्चे में डिफरेंस आ रहा है, वो पहले से थोड़ा सा ही सही फ़र्क, उसमें इम्प्रूवमेंट है। अब आप बात करते हैं मैम अंडरस्टैंडिंग कब आएगी, मैम बोलेगा कब। भाई, अंडरस्टैंडिंग आने के लिए पहले अटेंशन होना चाहिए, पहले बच्चे का ध्यान होना चाहिए, पहले बच्चे के अंदर ये तो फील आए कि ही इज़ अ ह्यूमन बीइंग और हमारे बीच में बिलोंग करता है, या हम उसके लोग हैं, वो हमसे अलग नहीं है। अभी तो आपका बच्चा सिर्फ घूम रहा है, उसे अटेंशन ही नहीं है, उसे पता ही नहीं है कि वो क्या है, कौन है, किसके बीच में है, क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता है। पहले स्टेबिलिटी चाहिए, बॉडी लैंग्वेज स्टेबल चाहिए, अटेंशन चाहिए, ओरिएंटेशन चाहिए, आसपास क्या चल रहा है, घर है, बाहर है, रोड है, गाड़ी है, मम्मा है, पापा है, अंकल है, आंटी है, गुड है, बैड है, डेंजर साइंस है, कंफर्टेबल है, कुछ नहीं पता।
पहले ये चीज़ें हमें चाहिए, थोड़ा थोड़ा ये आएंगी, फिर अंडरस्टैंडिंग आना शुरू होगी। तो प्लीज़, बोलेगा कब और अंडरस्टैंडिंग कब आएगी, ये थोड़ा सा लेट टारगेट है। 3 महीने के बाद समझ आएगा कि हाँ, अंडरस्टैंडिंग 10% आने लगी है, या लैंग्वेज 10-20 वर्ड्स बोलने लगा है। सब कुछ थोड़ा सा लेट आएगा, पर उसके पहले मेहनत करना ज़रूरी है। तो प्लीज़ 100 जगह भटक के अपना टाइम वेस्ट ना करें, 100 टेस्ट करा के टाइम वेस्ट ना करें। 1 या 2 टेस्ट स्टार्टिंग में कराइए, एक बेसिक डायग्नोसिस लीजिए, काम शुरू कीजिए। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, बच्चे में चेंज आता जाएगा, और एक पीरियोडिक इंटरवल के बाद ही अगला असेसमेंट कराएं। एक असेसमेंट उस थेरेपिस्ट से कराएं जिन्होंने डे 1 पे असेस किया था। अपनी संतुष्टि के लिए आप एक असेसमेंट किसी दूसरे से भी करा सकते हैं कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जो आप मिस करके जा रहे हैं। ठीक है? सो प्लीज़ अपने ऊपर विश्वास कीजिए, अपनी पेरेंटिंग पे विश्वास कीजिए और मेहनत कीजिए। स्टे सेफ, स्टे स्मार्ट। हैप्पी पेरेंटिंग।